हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में डीएसएसबी टीजीटी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम और 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2021 के क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। फर्स्ट कोरोजन, सेकेंड रैंसिडिटी। तो देखिए कोरोजन में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और रैंसिडिटी में भी ऑक्सीडेशन होता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Next question, which of the following element have an atomic radius of 66 ppm, 66 पिकोमीटर। तो यहाँ पे आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन एंड डी कार्बन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बेरिलियम। तो यहाँ पे बेरिलियम जो है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड से। उसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। कार्बन भी सेकेंड पीरियड से और ब्रोमीन भी सेकेंड पीरियड से। तो हमसे पूछा है कौन सा एलिमेंट थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिलिकॉन जो है दैट बिलोंग टू थर्ड पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन ए है बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल, बी बिकॉज ही वांटेड ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सी बिकॉज ही वांटेड द लेयर टू बी एज प्योर एज पॉसिबल, डी बिकॉज ही वांटेड द लेयर टू बी मेड ऑफ हैवी एलिमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही वॉन्टेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल। और जो गोल्ड है वो बहुत ही हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल है, तो इसीलिए उसको बहुत ही थिन शीट में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड को सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन अकर इन नेचर इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स विथ मासेस 35 यूनिट एंड 37 यूनिट इन द रेशो ऑफ। तो देखिए जो क्लोरीन है उसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक का मास है 35 और दूसरे का कितना होता है 37 यू। उसके बाद इनका जब हम एवरेज मास निकालते हैं तो वो कितना आता है 35.5। और एवरेज मास जो है निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो एक्चुअल मास है, फॉर एग्जांपल 35 मल्टीप्लाई बाई अबेंडेंस ऑफ दिस मास। तो देखो हमें थोड़ा ध्यान भी रखना है कि जो 35 मास है उसकी अबेंडेंस कितनी होती है, 75% होती है, इंटू डिवाइड बाई 100 प्लस 37 इस वाले की अबेंडेंस कितनी होती है 25%। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज मास कितना आएगा 35.5 यूनिट मास आता है। तो देखिए दोनों की अबेंडेंस अगर हम देखें तो एक 75% है और दूसरा कितना है 25% है। तो अगर हम इनका रेशो निकालें 75 और 25 का, तो हमारा करेक्ट रेशो क्या आ जाएगा 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसको पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ लिथियम। तो लिथियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन फर्स्ट, देन हीलियम सेकेंड और लिथियम थर्ड नंबर पे आता है। तो एटॉमिक नंबर 3 है। और इसकी देखिए वैलेंसी क्या होगी, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-1, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी भी क्या होगी यहाँ पे 1 वैलेंसी होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्फा पार्टिकल। देखिए एल्फा पार्टिकल जो है उसका मास क्या होता है। तो एल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम जिसके ऊपर 2+ चार्ज है। ठीक है, इस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और इसका मास कितना होता है 4 यूनिट मास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क।
तो हम मिल्क से क्रीम को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? ए ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी क्रोमेटोग्राफी एंड डी सेपरेटिंग फनल। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, विच टाइप ऑफ कोलॉइड बटर इज? तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो बटर है वो किस तरह का कोलॉइड है। ए ऑप्शन है सॉल, बी एरोसल, सी फोम, डी जेल। तो जो बटर है वो किस तरह का कोलॉइड होता है? बटर इज जेल टाइप कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन 50 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in 350 gram of water, what is the concentration of solution in terms of mass by mass percent? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? मास बाय मास परसेंट निकालना है। तो ये किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। देखिए, मास बाय मास परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें सोल्यूट का कितना मास दिया हुआ है? 50 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50, और हमारे पास 350 ग्राम जो है वाटर दिया हुआ है। तो वाटर सॉल्वेंट है, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 350 प्लस 50 ग्राम, तो यानी कि 400 ग्राम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12.5 ग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना है कि यहाँ पे 350 ग्राम जो है वो वाटर का मास दिया हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट का मास दिया है, ना कि सॉल्यूशन का। तो हमें सॉल्यूशन का मास हम कैसे निकाल सकते हैं? सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो अगर हम दोनों को मास ऐड करते हैं तो 400 ग्राम आता है, और सॉल्व करने के बाद 12.5% हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फर्स्ट है, द प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बी है, प्लाज्मा स्टेट इज यूज्ड इन नियॉन साइन बल्ब। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी है, द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और डी ऑप्शन है, द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? फर्स्ट है स्टेथोस्कोप, सेकेंड है मेगाफोन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। 9th क्लास में हम साउंड चैप्टर पढ़ते हैं। तो जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो हमें किस किस में ऑब्जर्व होता है? तो स्टेथोस्कोप में भी देखने को मिलता है और मेगाफोन्स, दोनों में ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 kHz एंड वेवलेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 2.5 किलोमीटर? तो देखिए यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ, और हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल होता है? एक सेकेंड, इसको हम देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहले स्पीड निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 4 किलोहर्ट्ज़ दी हुई है, और इसको हम 4000 हर्ट्ज़ लिख सकते हैं। उसके बाद वेवलेंथ जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 20 से 20 कैंसिल, और हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 1600 मीटर पर सेकेंड। ये जो 1600 मीटर पर सेकेंड आया है ये वेलोसिटी की वैल्यू आई है। अभी हमें क्या निकालना है? टाइम। ठीक है, तो अभी देखो
वेलोसिटी हमारी आ गई है 1600 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2500 मीटर। अभी देखो हमें पता है कि जो टाइम है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के इक्वल होएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 2500 और वेलोसिटी है 1600। तो अगर हम इसको कट करते हैं 25/16 तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.56 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है। आप इसको अच्छे से नोटबुक में सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये आंसर जो है बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी हाईएस्ट इन ए स्टील, बी ग्लास, सी सिल्वर एंड डी वाटर। तो यहाँ पे देखो जो किसी साउंड की जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले देखो जो सॉलिड है वो सबसे ज़्यादा हाईली डेंस होता है। सॉलिड के अंदर जो साउंड है वो फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैसेस, ये हमें पता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो वाटर तो लिक्विड है और बाकी तीनों क्या है, सॉलिड दिए हुए हैं। तो वाटर की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, बच गए हैं 3। तो इनमें से देखो स्टील जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है साउंड की वो स्टील में सबसे ज़्यादा होगी। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन इज ए ऑप्शन 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज, बी 10 to 25,000 हर्ज, सी 24 to 25,000 हर्ज, डी 26 to 28,000 हर्ज। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सो एक एक करके हम सभी ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल बॉडीज एक्सपीरियंस बायंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डिप करेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, बायंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बी है अपथ्रस्ट इज नॉट एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी व्हेन इमर्स्ड इन ए गैस। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे। सी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैन बी एग्जिबिटेड इफ even if a body is partially submerged, it is also correct। और डी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। तो बी ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज होता है। फर्स्ट है सबमरीन एंड सेकेंड है लैक्टोमीटर। तो दोनों में ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो हमें यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन कौन से इन दोनों में से कौन कौन आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो बोथ आर फॉलोइंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज बोथ 1 and 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड पास्कल। देखिए जो एटीएम और पास्कल दोनों ही यूनिट किसकी है, प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा रिलेशनशिप जो है वो करेक्ट है। ए ऑप्शन है 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁶ पास्कल। बी है 1 ATM इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10⁶ पास्कल। सी 1 ATM इज इक्वल टू 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल। डी 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 kHz and wavelength 40 centimeter. How long will it take to travel 2.5 kilometers? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोबारा से आ गया है, तो इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं सॉल्व।
नेक्स्ट इसका आंसर 1.56 था जो अभी हमने सॉल्व किया था। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स क्लाइम अप अ स्मॉल हिल इन 10 मिनट्स। एक्स जो है किसी क्लाइम पर 10 मिनट्स में चढ़ सकता है। वाई टेक्स ओनली 7 मिनट्स इन द सेम हिल। द वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाई एंड इज 54 kg। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एंड वाई जो है वो सेम हिल पे चढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट भी क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज सेम। और यहाँ पे वेट जो है एक्स और वाई का वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो वर्क डन होगा जो, वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बट हियर सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, एक्स डज मोर वर्क देन वाई। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम वर्क जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वाई डज मोर वर्क, ये डज है DOES, वाई डज मोर वर्क देन एक्स। तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन जो है वो क्या है, सेम है दोनों के लिए, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज सेम। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम दी हुई है। ठीक है, और वेट भी सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन जो है वो सेम होगा। जो सी स्टेटमेंट है, एक्स स्पेंड्स मोर पावर देन वाई, और डी है वाई स्पेंड मोर पावर देन एक्स। तो यहाँ पे वर्क डन देख लेते हैं हम। देखिए, सॉरी, पावर जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन बाई टाइम। तो अगर हम एक्स के लिए देखते हैं, तो एक्स के लिए देखो पावर अगर हम निकालना चाहें तो वर्क डन तो सेम है दोनों के लिए, तो W लिख देते हैं इसके लिए। और टाइम कितना ले रहा है एक्स, 10 मिनट्स, तो W/10 हो जाएगा। और अगर हम y के लिए देखेंगे तो W/7। तो अभी आपको देखना है कि PX ज़्यादा है या PY ज़्यादा है। तो देखो डिनोमिनेटर जो है x वाले में डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका मतलब जो PX है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पावर ऑफ x इज़ लेस एंड पावर ऑफ y इज़ मोर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पावर ऑफ y इज़ मोर देन पावर x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, वाई स्पेंड मोर पावर देन एक्स। तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे।